नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। इस वक्त की अहम खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कोरोना महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। और अब शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। देश में कोविड वैक्सीन की प्रगति की समीक्षा के लिए कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 शहरों में बड़ी फार्मा कंपनियों का करेंगे दौरा। अहमदाबाद में जायडस कैडिला पार्क, हैदराबाद में भारत बायोटेक और पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों के साथ करेंगे चर्चा। देश में कोविड से स्वस्थ लोगों की संख्या 87 लाख के पार। डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का जन आंदोलन का आह्वान। आदि शंकरा डिजिटल अकादमी का वर्चुअल माध्यम से किया शुभारंभ। कहा, छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए हाइब्रिड शिक्षा मॉडल जरूरी। दूसरी तिमाही के जीडीपी के आंकड़े अनुमान से बेहतर। विकास दर -7.5%। अक्टूबर के दौरान कोयला, सीमेंट, बिजली और उर्वरक के उत्पादन में बढ़ोतरी दर्ज। केंद्र सरकार ने आंदोलन कर रहे किसानों को 3 दिसंबर को बातचीत का दिया न्योता। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, आंदोलन से नहीं, बातचीत से निकलेगा समाधान। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव के पहले चरण के मतदान की सभी तैयारियां पूरी। 43 सीटों के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच कल सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगी वोटिंग। कोरोना वैक्सीन की प्रगति की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पुणे, अहमदाबाद और हैदराबाद का दौरा करेंगे और वैक्सीन के विकास में लगे संस्थानों के अधिकारियों और वैज्ञानिकों से बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को सबसे पहले अहमदाबाद जाएंगे, जहां फार्मा कंपनी जायडस कैडिला के संयंत्र का दौरा करेंगे और यहां कोरोना वैक्सीन ज़ायकोव-डी के विकास के बारे में जानकारी लेंगे। इसके बाद वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे का दौरा करेंगे। सीरम इंस्टीट्यूट का कोरोना वैक्सीन के विकास के लिए फार्मा के दिग्गज कंपनी एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ भागीदारी है। आखिर में प्रधानमंत्री भारत बायोटेक हैदराबाद जाएंगे। भारत बायोटेक की ओर से विकसित स्वदेशी टीके कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल चल रहा है। प्रधानमंत्री तीनों संस्थानों में वैक्सीन के उत्पादन और वितरण की प्रक्रिया का अवलोकन करेंगे। इस बीच भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 4.5 लाख के करीब हैं। इनमें से 70% मामले 8 राज्यों में हैं। वहीं रिकवरी रेट 93.5% से ज्यादा है। नए मामलों के साथ एक दिन में सबसे ज्यादा रिकवरी केरल में हुई है। भारत में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 87 लाख से ज्यादा हो गई है। राष्ट्रीय रिकवरी दर 93.65% है। पिछले 24 घंटे के दौरान 39,379 लोग कोरोना से स्वस्थ हुए हैं। रिकवरी के नए मामलों में से 78% मामले 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 43,082 नए मामलों के साथ संक्रमितों की संख्या 93,09,000 के पार हो गई है। इस समय 4,55,555 रोगियों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कल कोविड से 492 लोगों की मृत्यु के साथ मृतकों का आंकड़ा 1,35,000 के पार पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक उच्च स्तरीय जांच से कोविड-19 संक्रमितों की शीघ्र पहचान के साथ प्रभावी उपचार हो रहा है। इससे मृत्यु दर में कमी आई है। साथ ही प्रतिदिन संक्रमण की दर में भी गिरावट आ रही है, जो अब 4% से नीचे हो गई है। देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान 11,31,000 कोविड नमूनों की जाँच की गई। इसके साथ ही जाँच का आंकड़ा 13,70,00,000 से अधिक हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देश में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए जन आंदोलन का आह्वान किया है। उन्होंने सभी तकनीकी और शैक्षणिक संस्थानों से इसमें अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया है। आदि शंकरा डिजिटल अकादमी का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करते हुए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन के सम्यक मिश्रण से एक हाइब्रिड शिक्षा पद्धति को समय की जरूरत बताया। उन्होंने कहा कि रटने की जगह छात्रों को विश्लेषण और इनोवेशन के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। डिजिटल इंडिया envisages empowering every citizen with technological entitlements that enable him to make the best of emerging opportunities in every domain of concern for his or her life. The main objective is to improve the quality of life in all possible ways. Technology, science, research, what is the ultimate objective? To make the life of the people more comfortable, more happy. Information is the main commodity in this knowledge society. Whoever has quick access to information has the advantage. Digitalization is the medium of access to such information. The pace of dissemination of such information and access to it are the key determinations of the quality of present day life. There is a competition among the world community. So we should not lag behind. उपराष्ट्रपति ने कहा कि कोविड महामारी के कारण विश्व भर में लाखों बच्चे स्कूल जाने से वंचित रह गए हैं। ऐसी विषम परिस्थिति में ऑनलाइन कक्षाएं कारगर समाधान उपलब्ध करा रही हैं। ऑनलाइन शिक्षा सुदूर गांव तक भी सस्ती कीमत पर अच्छी शिक्षा उपलब्ध करा सकती हैं। There is no doubt that COVID-19 pandemic has changed the educational landscape forever. Firstly, this switch on to online has several benefits. However, it has to be accessible and affordable to all. In a country like India, vast size and vast disparities between rural and urban areas. Online courses can help bridge the difference and enable students even in the remotest parts of the country to have access to quality education at an affordable cost. Thus, virtual classroom will available and enable everyone once there is an internet connection. उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी हमें सीखने और सिखाने को बदलने का अवसर प्रदान करती है। उन्होंने शैक्षणिक मॉडलों के लगातार उन्नयन और विकास की जरूरत पर बल दिया, जो तेजी से बदलती प्रौद्योगिकी के मद्देनजर नए युग की मांग के अनुरूप हों। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार ने आंदोलन कर रहे किसान नेताओं को 3 दिसंबर को बातचीत के लिए बुलाया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार किसानों से हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार है और बातचीत के लिए 3 दिसंबर को आमंत्रित किया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि किसी भी समस्या का समाधान बातचीत से ही निकलेगा। आंदोलन किसी समस्या का समाधान नहीं है। केंद्र सरकार के बनाए गए 3 नए कृषि कानूनों को लेकर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के किसान प्रदर्शन करते हुए दिल्ली की तरफ आ रहे हैं। इस बीच किसानों को दिल्ली में आने की इजाजत मिल गई है। पुलिस ने इन्हें बुराड़ी के निरंकारी समागम ग्राउंड पर शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करने की इजाजत दी है। मैं किसान भाइयों और बहनों को आग्रह करना चाहता हूं, भारत सरकार खुले मन से उनसे चर्चा के लिए तैयार है। मेरी विनम्र अपील है कि वो आंदोलन का रास्ता छोड़कर चर्चा के लिए आए। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कल होने वाले जिला विकास परिषद के पहले चरण के चुनाव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पहले चरण में जम्मू संभाग में 18 और कश्मीर संभाग में 25 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में 296 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें से 172 उम्मीदवार कश्मीर में हैं, जबकि 124 उम्मीदवार जम्मू संभाग में हैं। डीडीसी चुनाव के लिए 2644 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक वोट डाले जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा है कि चुनाव के दौरान कोविड-19 नियमों का पालन किया जाएगा। प्रदेश में डीडीसी की 280 सीटों के लिए 8 चरणों में चुनाव कराए जा रहे हैं। कल शुरू होने जा रहे चुनाव का समापन 22 दिसंबर को होगा। 20 जिलों के लिए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल चुनी जाएंगी
और इन ज़िलों में जहाँ जहाँ पंचायत के सरपंच की वैकेंसीज़ हैं और पंच कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की वैकेंसीज़ हैं, उनके लिए पंच चुने जाएंगे। ये सारी इलेक्शन 8 फेजेस में हो रही है। हमारे अपने इंटरनल रिव्यू कंप्लीट हैं कश्मीर प्रोविंस के लिए, जम्मू प्रोविंस के लिए। इलेक्शन मटेरियल, पोलिंग पार्टीज़, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, ये सब भी कर दिए गए हैं। वहीं बीजेपी ने डीडीसी चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसमें स्थानीय लोगों को 100% आरक्षण के साथ 70,000 नौकरियों का वादा किया गया है। घोषणा पत्र में निजी क्षेत्र में रोजगार सुनिश्चित करने, उद्योगों के अनुकूल नीतियां लाने और जम्मू कश्मीर में स्वच्छ, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन का वादा किया गया है। इसमें अतिक्रमण करने वालों से जमीन मुक्त कराने के साथ हिंसा और आतंकवाद के प्रति सख्त रुख बनाए रखने की नीति की बात कही गई है। राजस्थान के 21 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के दूसरे चरण के चुनाव के लिए आज वोटिंग हुई। इस दौरान मतदाताओं से कोविड के सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मतदान में भाग लिया। 59 पंचायत समितियों के 1137 सदस्य और उनसे संबंधित जिला परिषद सदस्यों के लिए वोटिंग हुई। 1137 पंचायत समिति सदस्यों के लिए 3472 उम्मीदवारों ने दावेदारी पेश की। वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पश्चिम बंगाल के परिवहन मंत्री शुवेंदु अधिकारी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वो नंदीग्राम आंदोलन का प्रमुख चेहरा थे और यह आंदोलन पार्टी नेता ममता बनर्जी को 2011 में सत्ता में लाने का एक अहम वजह भी बना था। पार्टी नेतृत्व से अनबन के बाद अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अपना इस्तीफा फैक्स के जरिए भेजा और उसे राज्यपाल जगदीप धनखड़ को भी ईमेल कर दिया। इससे पहले टीएमसी विधायक मिहिर गोस्वामी ने पार्टी से इस्तीफा देने का ऐलान किया था। जीडीपी के विकास दर के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं और ये तमाम रेटिंग एजेंसियों और आरबीआई के अनुमानों से बेहतर है। साल 2020-21 की दूसरी तिमाही यानी जुलाई से सितंबर के दौरान जीडीपी की विकास दर -7.5% रही है। गौरतलब है कि पहली तिमाही में विकास दर में 23.9% का कॉन्ट्रैक्शन यानी गिरावट देखी गई थी। रेटिंग एजेंसियों, बैंकों और आरबीआई ने दूसरी तिमाही की जीडीपी विकास दर में करीब 12 से लेकर 8% तक की कमी आने की आशंका जताई थी। अगर साल 2020-21 की पहली छमाही यानी अप्रैल से सितंबर की बात करें तो जीडीपी की विकास दर -15.7% रही है, जबकि पिछले साल इस दौरान 4.8% की बढ़त दर्ज की गई थी। जीडीपी आंकड़ों पर लॉकडाउन का असर साफ दिख रहा है और हो भी क्यों ना, जैसे यात्रा पर प्रतिबंध लगाए गए और पैसेंजर किलोमीटर में पिछले साल की दूसरी तिमाही के मुकाबले इस बार 98% की कमी आई। एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या पिछले साल के मुकाबले 77.4% गिरी। कोविड-19 के कारण कारोबारी गतिविधियों पर बुरा असर पड़ा और कमर्शियल वाहनों की बिक्री में 20.1% की कमी आई। हालांकि इन सबके बीच रोशनी की भी किरणें दिखाई देती हैं। जैसे पैसेंजर वाहनों की बिक्री में तेजी आई है, जहां पिछले साल की दूसरी तिमाही में इनकी बिक्री 21.6% गिरी थी, वहीं इस साल इसमें 2.1% की बढ़त देखी गई। बैंक क्रेडिट में 5.1% की बढ़त दर्ज की गई है। वहीं कोरोना के कारण संकट में चल रही कारोबार की स्थिति सुधरती नजर आ रही है। इसकी बानगी मिलती है अक्टूबर महीने में 8 प्रमुख उद्योगों के प्रदर्शन से। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक इस साल अक्टूबर के महीने में कोयले के उत्पादन में पिछले साल अक्टूबर के मुकाबले 11.6% की बढ़त दर्ज की गई। इसी तरह फर्टिलाइजर यानी खाद का उत्पादन भी पिछले साल अक्टूबर के मुकाबले इस साल अक्टूबर के दौरान 6.3% बढ़ा। सीमेंट क्षेत्र से भी अच्छी खबर है। इस साल अक्टूबर में इसके उत्पादन में 2.8% की बढ़त देखने को मिली। अच्छा प्रदर्शन इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली उत्पादन का भी रहा है। इस साल अक्टूबर में बिजली का उत्पादन पिछले साल के मुकाबले 10.5% ज्यादा रहा। हालांकि इस दौरान कच्चे तेल के उत्पादन में 6.2%, प्राकृतिक गैस के उत्पादन में 8.6%, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स के उत्पादन में 17% और स्टील के उत्पादन में 2.7% की गिरावट दर्ज की गई।
अगर अप्रैल से अक्टूबर तक की बात करें तो इन सेक्टरों के प्रदर्शन पर लॉकडाउन का असर देखा जा सकता है। इन सेक्टरों का संयुक्त विकास दर में पिछले साल के मुकाबले 13% की गिरावट दर्ज की गई है। खबरें जारी है, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आइए कोरोना से लड़ने के लिए एकजुट हों। हमेशा याद रखें, मास्क जरूर पहनें, हाथ साफ करते रहें, 2 गज की दूरी रखें। याद रखें, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। घटम प्राचीन दक्षिण भारतीय ताल वाद्य जब बजता है तो सृष्टि के 5 तत्वों धरा, जल, वायु, अग्नि और आकाश के स्वर को इसकी धुन में किया जा सकता है महसूस। घटम पर उंगलियों और हथेली के थाप से उत्पन्न हुई स्वर तरंग पैदा करती है अद्भुत ताल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज वियतनाम के समकक्ष जनरल ngo Xuan Lich के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों शीर्ष नेताओं की उपस्थिति में हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में सहयोग के लिए हस्ताक्षर किए गए। भारत के राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय और वियतनाम के हाइड्रोग्राफिक कार्यालय के बीच हुए समझौते के तहत दोनों देश हाइड्रोग्राफिक डेटा को साझा करने और नेविगेशनल चार्ट के उत्पादन में सहायता करेंगे। इस दौरान भारत और वियतनाम के बीच दोस्ती और साझेदारी को मजबूत करने को लेकर बातचीत हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग में विस्तार हुआ है। वियतनाम के रक्षा मंत्री के साथ उनकी बातचीत अच्छी और सफल रही। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और दोस्ती को आगे बढ़ाने के तौर तरीकों पर चर्चा की गई। बहरीन और यूएई समेत 3 देशों की 6 दिनों की यात्रा के आखिर में विदेश मंत्री एस जयशंकर सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया पहुंच गए हैं। विक्टोरिया में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सेशल्स के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति वेवल रामकलावन से मुलाकात की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से सेशल्स के राष्ट्रपति को शुभकामना संदेश दिया। दोनों नेताओं की बैठक में मजबूत सुरक्षा सहयोग, विकास साझेदारी और लंबे समय से लोगों के बीच जारी संपर्क पर चर्चा की गई। विदेश मंत्री ने विश्वास दिलाया कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और सागर आउटलुक के तहत सेशल्स की एक विशेष प्राथमिकता रहेगी। सेशल्स पूर्वी अफ्रीका का द्वीप राष्ट्र है। इसका सामरिक महत्व है। कोरोना महामारी के बाद विदेश मंत्री की यह पहली सेशल्स यात्रा है। राजधानी विक्टोरिया में वो सेशल्स के विदेश मंत्री सिल्वेस्ट्रे राडेगोंडे के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। यात्रा के दौरान विदेश मंत्री द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर भी चर्चा करेंगे। भारत नेपाल राजनीतिक और आर्थिक सहयोग में तेजी से आगे आ रहे हैं। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने नेपाल के साथ मजबूत सहयोगात्मक संबंधों पर जोर देते हुए कहा कि भारत नेपाल को सबसे अहम दोस्त और विकास साझेदार के रूप में देखता है। 2 दिनों के नेपाल दौरे पर गए विदेश सचिव ने इस दौरान नेपाल के राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली और अपने समकक्ष भरतराज पौडियाल से मुलाकात की। विदेश सचिव का पदभार संभालने के बाद ये उनका पहला नेपाल दौरा था। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने नेपाल के गोरखा जिले में भारत की सहायता से निर्मित 3 स्कूलों का भी उद्घाटन किया। ये जिला 2015 में आए भूकंप का केंद्र था। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने मनंग जिले में भारत की मदद से पुनरुद्धार के बाद तैयार ताशोप गोम्पा मठ का भी उद्घाटन किया। इससे पहले यह विदेश नीति थिंक टैंक एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिप्लोमेसी एंड इंटरनेशनल अफेयर्स की तरफ से आयोजित एक परिचर्चा में भी भाग लिया। उन्होंने नेपाल के लोगों को यह आश्वासन भी दिया कि कोविड-19 का टीका आने के बाद नेपाल की जरूरत पूरा करना भारत की प्राथमिकता होगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से बातचीत की है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट किया कि मेरे मित्र ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के साथ अगले दशक में भारत ब्रिटेन संबंधों के महत्वाकांक्षी रोड मैप पर अच्छी चर्चा हुई। हम सभी क्षेत्रों, व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और कोविड-19 से लड़ने में हमारे सहयोग में एक बड़ी छलांग की दिशा में काम करने के लिए सहमत हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक दिन के लिए भी किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता छीनना गलत है। अगर किसी की निजी स्वतंत्रता का हनन हुआ हो तो वो न्याय पर आघात होगा। उन नागरिकों के लिए इस अदालत के दरवाजे बंद नहीं किए जा सकते जिन्होंने प्रथम दृष्टया यह दिखाया है कि राज्य ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार अर्नब गोस्वामी को 2 साल पुराने आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में दी गई अंतरिम जमानत की मियाद बढ़ाते हुए यह टिप्पणी की है। इसके साथ ही कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने के फैसले के पीछे का कारण बताया कि महाराष्ट्र पुलिस की ओर से दर्ज एफआईआर का प्रथम दृष्टया मूल्यांकन अर्नब गोस्वामी के खिलाफ आरोप स्थापित नहीं करता है। अर्नब समेत 3 लोगों को मिली अंतरिम जमानत बॉम्बे हाई कोर्ट की याचिका का निपटारा होने तक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट निचली अदालत को राज्य की ओर से आपराधिक कानून के दुरुपयोग के प्रति सतर्क रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि न्यायपालिका को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपराधिक कानून नागरिकों का चुनिंदा तरीके से उत्पीड़न करने के लिए हथियार न बने। सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को 11 नवंबर को अंतरिम जमानत दी थी। मुंबई हाईकोर्ट ने बृहन मुंबई नगर निगम के अभिनेत्री कंगना रनौत के बंगले के हिस्से को ढहाने की कार्रवाई गैर कानूनी और गलत इरादे से की गई है, ये कहा है। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा है कि ये कदम गलत इरादे से उठाया गया था। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि ये कदम गलत आधार और नागरिकों के अधिकारों के खिलाफ किया गया है। अदालत ने कहा है कि अदालत किसी भी नागरिक के खिलाफ प्रशासन को बल के इस्तेमाल की मंजूरी नहीं देता है। कोर्ट कंगना रनौत ने 9 सितंबर को बांद्रा स्थित अपने बंगले में बीएमसी की ओर से की गई कार्रवाई के आदेश को चुनौती वाली याचिका पर कोर्ट सुनवाई कर रही थी और याचिकाकर्ता ने बीएमसी से हट जाने और बीएमसी की कार्रवाई को अवैध घोषित करने की अपील की है। कोर्ट ने नुकसान का आकलन करने के लिए एक निजी फर्म को मूल्यांकन अधिकारी नियुक्त किया है जो बीएमसी की कार्रवाई के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान की भरपाई करेगा। गुजरात के राजकोट में शुक्रवार तड़के कोविड-19 अस्पताल में भीषण आग लग गई जिसमें 5 कोरोना वायरस के मरीजों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि कोविड-19 अस्पताल के आईसीयू में आग लगी थी। राष्ट्रपति ने ट्वीट किया है, गुजरात के राजकोट के एक अस्पताल में आग लगने से हुई दुर्घटना में कोविड-19 रोगियों की मौत शब्दों से परे त्रासदी है। इस पीड़ा के समय मैं शोक संतप्त परिवारों के लिए अपनी हार्दिक सहानुभूति प्रदान करता हूं। मैं घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करता हूं। वहीं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अपने शोक संदेश में कहा है कि गुजरात के राजकोट के कोविड अस्पताल में आग लगने से हताहत नागरिकों के विषय में जानकर गहरा दुख हुआ। शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। दुर्घटना में घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजकोट के एक अस्पताल में आग लगने के कारण लोगों के मारे जाने पर गहरा दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि राजकोट के एक अस्पताल में आग लगने से जान माल के नुकसान से बेहद दुखी हूं। मेरी सांत्वना उन लोगों के साथ है जिन्होंने इस दुर्भाग्यपूर्ण त्रासदी में अपने प्रियजनों को खो दिया। घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करता हूं। प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता सुनिश्चित कर रहा है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हुई और बैठक में बिहार चुनाव सहित अन्य परिणामों के अलावा कई अहम विषयों को लेकर चर्चा हुई है। बैठक में दिवंगत कांग्रेस नेता अहमद पटेल और तरुण गोगोई को श्रद्धांजलि दी गई। कांग्रेस ने एक पत्र जारी करके कहा कि पार्टी दोनों नेताओं के कर्तव्य और अनुशासन की भावना के साथ आगे बढ़ेगा। दोनों नेता अपने कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा आदर्श बने रहेंगे। वहीं बैठक में पार्टी के आगामी कामकाज को लेकर भी
चर्चाएं हुई हैं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष और स्वतंत्रता सेनानी गणेश वासुदेव मावलंकर की आज जयंती है। इस मौके पर संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। उनका जन्म आज ही के दिन 1888 को गुजरात के वडोदरा में हुआ था। मावलंकर को पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लोकसभा के जनक की उपाधि से सम्मानित किया था। प्रथम अध्यक्ष के रूप में मावलंकर ने अपनी जिम्मेदारी को धैर्य और पूरी लगन के साथ अंजाम दिया। लोकसभा अध्यक्ष पद पर रहते हुए ही 27 फरवरी 1956 को अहमदाबाद में उनका निधन हुआ था। और इस बीच आपको बता दें कि बिहार से राज्यसभा की एक सीट के लिए हो रहे उपचुनाव के लिए बीजेपी ने पार्टी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी को उम्मीदवार बनाया है। आगे बढ़ते हैं। विज्ञान प्रसार और त्रिपुरा स्टेट काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 10वें राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव के समापन पर विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए बनी 25 फिल्मों को विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार के लिए चुना गया है। विज्ञान फिल्म पुरस्कार की इंटरफेस श्रेणी के अंतर्गत इस साल 1.5 लाख रुपए का गोल्डन बीवर पुरस्कार सीमा मुरलीधर और HB मुरलीधर की फिल्म चलती का नाम ऊष्मा को दिया गया है। ये फिल्म ठोस और तरल पदार्थों और निर्वात में ऊष्मा और ऊष्मीय ऊर्जा के स्थानांतरण के मूल सिद्धांतों से संबंधित है। इस श्रेणी के तहत 1 लाख रुपए का सिल्वर बीवर पुरस्कार S बालामुरुगन की फिल्म बैट विमेन द नाइट वॉरियर को मिला है। ये फिल्म चमगादड़ों की दुनिया से बेहद रोचक अंदाज में परिचय कराती है। 115 फिल्मों को 24 से 27 नवंबर तक चलने वाले ऑनलाइन विज्ञान फिल्म महोत्सव के लिए चयनित किया गया था। Promoting documentaries, especially on themes concerning science, is really challenging in a country like India, where the literacy rate is still low and people are entangled with superstitions and religious beliefs. I thank and appreciate the efforts of Vigyan Prasar, who have taken a long leap in promoting science films over the last 10 years. और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर आपसे अपील। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।